अब बात करते हैं नाज़रीन कुछ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से एक ख़बर तो ये है कि पाकिस्तान ने ऑफ़िशियली जो है वो क्रिप्टो करेंसी काउंसिल बनाने का ऐलान कर दिया है और ये जो क्रिप्टो करेंसी काउंसिल है, ये सारे क्रिप्टो करेंसी के मामलात को देखेगी और बताएगी हुकूमत को मशवरे देगी कि किस तरीके से हमें इस डोमेन में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी एक और ख़बर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से वो सामने आई है, वो ये कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो कि दहशतगर्द तंज़ीम है, उसने क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए चंदा जमा करने की कोशिश की है और ये एक तशवीशनाक बात है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना है तो फिर जो टेरर फाइनेंसिंग के मामलात हैं और इस तरह की जो तंजीमें हैं उनको किस तरीके से रोका जाएगा। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमान अब्दुल मजीद साहब जो कि इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं और इनसे हम ज़रा इन मामलात पर जानकारी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक़्त निकाला। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान ने जो क्रिप्टो काउंसिल बनाई है इसके हवाले से अगर आप हमें कुछ आगाह कर सकें कि इसको बनाने की ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई है? थैंक यू अवैस फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइमली टॉपिक है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल अभी बनी है और इसमें जो आपने बताए हैं मकासद, उसके अंदर ये बताया गया है कि जो रेगुलेट करेंगे डिजिटल फाइनेंस, ब्लॉकचेन और क्रिप्टोज़ को। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ की तरह से क्लैरिफिकेशन ले लें, क्योंकि मैंने ये देखा कि बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है, लोग उन तीनों चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। तो देखिए, ब्लॉकचेन तो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी का काम है, टेक्नोलॉजी है जिसको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी, रियल इस्टेट में भी, हेल्थ केयर में भी, जहाँ पे भी मल्टीपल लोकेशन पर रिकॉर्ड्स होते हैं तो वहाँ पे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रिप्टो एक वाहिद जगह नहीं, चूँकि क्रिप्टो करेंसीज बहुत मशहूर हुई हैं और उसकी वैल्यू 1 से 1 लाख डॉलर पहुँच गई है, तो ज़ाहिर है कि उसको लोगों को ये महसूस होता है कि हर काम जो ब्लॉकचेन पर होता है वो सिर्फ क्रिप्टो पे ही होता है। दूसरी चीज़ डिजिटल फाइनेंस है। तो देखिए, डिजिटल फाइनेंस का जहाँ ताल्लुक है, डिजिटल फाइनेंस वो भी है जो हम बैंक के ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी नॉन बैंकिंग ऐप्स भी हैं और डिजिटल फाइनेंस में वो सेंट्रल बैंकिंग के करेंसीज़ भी हैं, डिजिटल करेंसीज़ भी हैं जो सेंट्रल बैंक दुनिया भर में इशू करने का सोच रही हैं, देख रही हैं। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक भी इसको एवेल्यूएट कर रहा है। और आखिरी चीज़ है जो क्रिप्टो करेंसी है, जो कि बेसिकली एक डिजिटल एसेट है। ऐसे डिजिटल करेंसी भी लोग कहते हैं, लेकिन बेसिकली डिजिटल एसेट जो कंप्यूटर की डेटा माइनिंग के थ्रू जनरेट होता है और प्राइवेटली फिर उसकी ट्रेडिंग की जाती है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि बाइनेंस वगैरह। ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक ताल्लुक है हमारी क्रिप्टो काउंसिल का, क्रिप्टो काउंसिल ने इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बजाय इसके कि ये इनिशिएटिव और ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर में होती और एक स्कैटर्ड वे में होती, गवर्नमेंट ने इसको जो है वो एक सरकारी सतह पे इसको टेकअप किया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर तो खुद इसको खुद हेड कर रहे हैं। एसईसी, आपके जो दो प्राइमरी रेगुलेटर्स हैं, स्टेट बैंक और एसईसीपी हैं, वो इसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, टाइमली इनिशिएटिव। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि गवर्नमेंट इसको अपने डायरेक्टली फ्रॉम डे वन जो है वो रेगुलेटरी अम्ब्रेला के अंदर लेके आ रही है। अच्छा नुमान, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में जब हम क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल दे देंगे, तो इससे हमारी जो मईशत है उसको किस तरह के फ़ायदे पहुँचने की उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान की मईशत को इससे कितना फ़ायदा होगा, क्या इससे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की इनेबलिंग होगी? देखिए, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ज़रूर है, क्योंकि डिजिटल फाइनेंस का मैं आपको इसकी एक मिसाल ये देता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने अपना जो विजन 2030 जो अनाउंस किया, उसका एक की पिलर जो है वो डिजिटल फाइनेंस है। सऊदी ने अपनी फिनटेक अथॉरिटी भी क्रिएट की है। उन्होंने ये भी किया है कि हम अगले चंद सालों के अंदर एक 80% कैशलेस इकॉनमी जो है वो क्रिएट करेंगे। तो आई थिंक जो डिजिटल फाइनेंस है, जो हमारी इकॉनमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टैक्स कलेक्शन का या बाकी तमाम मामलात का, वो ये रहा है कि हमारी इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हमारे रियल एस्टेट सेक्टर की डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। इसकी वजह से ये होता है कि हमारा रिटेल इन्वेस्टर है, उसको रियल एस्टेट एसेट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट के मौके नहीं मिलते। तो उसको हम इस तरीके से देखें कि हमारे यहाँ मजीद नई एसेट क्लासेस खुलेंगी डिजिटल ब्लॉकचेन के थ्रू, डिजिटल फाइनेंस के थ्रू। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी उसके अंदर आ सकेंगे एंड डेफिनेटली बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो कि ऐसे लिक्विड एसेट में, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर को जो चीज़ चाहिए होती है वो लिक्विड एसेट्स चाहिए होते हैं कि जिसको बेच के निकल सकें। जो लॉन्ग पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के अंदर एफडीआई ना आने की वजह यह है कि चूँकि हमारे अपने पॉलिटिकल इशूज़ हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो 5 या 10 साल का व्यू नहीं लेते, क्योंकि एफडीआई के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक मरतबा आपने पैसे लगा दिए तो आप उसका एग्जिट नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा एग्जिट ऑप्शन होगा जब मुख्तलिफ एसेट क्लासेस क्रिएट होंगी और उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर देखेंगे कि अगर उन्होंने एग्जिट करना है किसी भी एसेट क्लास के अंदर, वो रियल एस्टेट हो या कोई और भी हो, तो आई थिंक मजीद चैनल्स खुलेंगे। हमने देखा था कि हमारे पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स जो फॉरेन हमारे एक्सपैट्रिएट्स के लॉन्च किए गए थे, ठीक है, उसके कुछ इश्यूज़ जो थे वो अपनी जगह थे, लेकिन उसके ज़रिए से काफ़ी पैसा आया था। तो अगर हम कोई भी ऐसे एसेट क्लास क्रिएट करते हैं जो कि डिजिटल है जिसमें एंट्री और एग्जिट आसान है, लोग अगर पैसे लगाते हैं तो पैसे जो है एग्जिट करके निकल भी सकते हैं, तो आई थिंक उसमें काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है मोबिलाइज़ की जा सकेगी।
अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि देखिए जो फ़ेडरल शरीयत कोर्ट है, उसकी तरफ से फ़ैसला ये आया है कि हमें अपनी जो इकॉनमी है, जो हमारी मईशत है और जो हमारे तमाम जो माली मामलात हैं, उनको हमें लेकर जाना है इस्लामिक फ़ाइनेंस की तरफ। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जो क्रिप्टो है, उसकी क्या हैसियत होगी? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ये इस्लामिक फ़ाइनेंस के हवाले से कि जो फ़ेडरल शरीयत कोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ है कि हमने 2027 तक अगले 5 सालों के अंदर हमने पूरी इकॉनमी को इस्लामिक फ़ाइनेंस के उसूलों के पर जो हमने पूरा कन्वर्ट करना है, पूरा बैंकिंग सिस्टम भी इस पे बात कर रहा है, हमारी फ़ेडरल गवर्नमेंट भी इसको देख रही है। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनी है या इसको हम कहाँ देखते हैं? तो देखें, जैसे कि मैंने पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जहाँ तक ताल्लुक है डिजिटल फ़ाइनेंस का, तो डिजिटल फ़ाइनेंस तो बिल्कुल इसी तरीके से है कि वो हमारा पेपर बेस्ड सिस्टम जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सिस्टम के ऊपर। तो वहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती कि उसके अंदर आपके जो भी लेंडिंग है, आपकी बोरोइंग है, वो सारे मामलात को ईज़िली उसके उसके फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं। हम ये भी देखते हैं कि सारे इस्लामिक बैंक्स हैं या कन्वेंशनल बैंक्स हैं, इस वक्त सारों जो है अपने पूरा जो सिस्टम है बैंकिंग का, वो अपनी बैंकिंग ऐप्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। पाकिस्तान में 5 नए डिजिटल बैंक्स का लाइसेंस भी मिल गया है, तो वो भी आने वाले दिनों में ज़ाहिर है कि आहिस्ता-आहिस्ता अपने तमाम मामलात को रोल आउट करेंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है क्रिप्टो का, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क्रिप्टो अगर आप उसका स्ट्रक्चरल देखें, उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखें, क्रिप्टो जो है इस्लामिक फ़ाइनेंस के उसूलों के मुताबिक नहीं है। क्रिप्टो के अंडरलाइन कोई एसेट नहीं है, क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग भी होती है, क्रिप्टो बेसिकली क्या है? इट्स अ कंप्यूटर जनरेटेड कॉइन जिसकी ट्रेडिंग की जाती है। तो देखें, इस क्रिप्टो में जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं या जो बिटकॉइन या इस किस्म की दीगर चीज़ें हैं, उसके मैं नहीं समझता कि उसको किसी भी तरीके से आप उसका कोई इस्लामिक फ़ाइनेंस का अल्टरनेटिव क्रिएट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को आज ये देख लेना चाहिए कि आज हम इस ऐसे जंक्शन पे खड़े हुए हैं कि हमारी पूरी इकॉनमी की इस्लामाइजेशन की बात हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आप कोई ऐसा नया प्रोडक्ट लेके आते हैं जिसको 3 या 4 साल बाद आपको कन्वर्ट करना पड़े, जिसकी कन्वर्जन मुमकिन ना हो या जिसका कोई इस्लामिक फ़ाइनेंस का कोई रैशनल मौजूद ना हो, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कोई भी ऐसी एसेट क्लास, नई डिजिटल फाइनेंस की क्लास हमें इस वक्त इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए, जबकि हमारी पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो अपने आप को इस्लामिक फ़ाइनेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा नुमान, अब एक और अहम मामले की तरफ आते हैं। टीटीपी की तरफ से ये कोशिश सामने आई है कि वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए चंदा जमा करें। अब ये जो मामला है, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? और इसकी अगर आप हमें थोड़ी-सी तफ़सील बता सकें कि जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए किस तरीके से फ़ाइनेंसिंग इकट्ठी करती हैं और इसको हुकूमत अगर रोकना चाहे, तो फिर ये जो माली मुआवनत उनकी जो लोग करते हैं, उनको ट्रैक कैसे किया जा सकता है? कैसे इस पूरे मामले को रोका जा सकता है? देखिए, ये दहशतगर्दों को जहाँ तक ताल्लुक है कि वो इसके थ्रू कलेक्शन करें, देखिए दुनिया भर में प्रॉब्लम है क्योंकि ये एक अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है और इसके जो फ़ंड फ्लोज़ का अब तो मूवीज़ के अंदर भी दिखा रहे हैं। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे जो गलत कामों के, लीगल कामों के पेमेंट्स जो है वो बिटकॉइंस के थ्रू होती है। तो कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ को तो पाकिस्तान में अब अगेन इसका भी जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है कि वो दहशतगर्द तंजीमें जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ये पैसे रेज़ करती हैं और फिर वो पैसा पाकिस्तान में लेकर आती हैं, उसके अलग डायनामिक्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो तंजीमें जो कि पाकिस्तान से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पैसे जमा करके इनको इस्तेमाल कर सके। इस वक्त जो चीज़ हमारे सामने आ रही है पाकिस्तान में, चूँकि हमारी एक अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, कैश इकॉनमी है, तो सबसे पहले तो अगर हमें दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है तो हमें अपनी कैश इकॉनमी को कंट्रोल करना होगा। हमें इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। जब तक हमारी इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, कैश इकॉनमी को हम ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हम जो है दहशतगर्दी की फ़ाइनेंसिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारी लोकल दहशतगर्दी की फ़ाइनेंसिंग की बात हो रही है। जहाँ तक इंटरनेशनल उसका ताल्लुक है, तो देखिए इंटरनेशनल में आपने इस बात को इंश्योर करना है कि जो रेमिटेंसेस हैं, जो फ़ंड फ्लोज़ हैं, वो किन प्लेटफॉर्म से वो पैसे रेज़ होके और फिर वो पाकिस्तान में चैनलाइज़ किए जा रहे हैं। उसके डायनामिक्स, उसके मैकेनिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, लोकल मार्केट के बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल इंटरनेशनल कॉपरेशन के बगैर ये काम नहीं हो सकेगा। इंटरनेशनल जब तक कॉपरेशन नहीं होगा, वहाँ के बैंक्स, वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ के रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जब तक इस बात को इंश्योर नहीं करेंगे कि इंटरनेशनल जो डिजिटल एसेट्स हैं उसके अंदर जो फ़ंड फ्लो है, जो लोग पैसे लगा रहे हैं, वो पैसा लेजिटिमेट मीन्स से आ रहा है और इवेंचुअली जिन जगहों पे वो भेजा जा रहा है वो भी लेजिटिमेट जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके लिए हमारी जो इनवर्ड इकॉनमी है, हमारे जो रेमिटेंस का सिस्टम है, पाकिस्तान ने उसको बहुत मजबूत करना होगा। हमारे यहाँ बहुत सारी जो है NGOs भी जो हैं, उनकी आड़ में भी ये सारे काम हो रहे होते हैं। बल्कि हमारे यहाँ बहुत सारा दहशतगर्दी की जो फाइनेंसिंग हमारे NGOs कर रही है, हमारी NGOs की आड़ में ये काम हो रहा होता है। मैं बड़ी NGOs की बात नहीं कर रहा जो हेल्थ, एजुकेशन और अच्छे सेक्टर्स के अंदर काम कर रही है, लेकिन बहुत सारी हमारी शहरी NGOs भी हैं जो ये काम कर रही होती हैं। तो देखिए, पाकिस्तान को अपना इंटरनेशनल कॉपरेशन भी ठीक करना होगा, इंटरनेशनल फंड फ्लोज़ को भी ठीक करना होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अगर हमने दहशतगर्दी के फाइनेंसिंग को रोकना है तो हमें अपनी लोकल जो हमारी
जो लोकल हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसको कंट्रोल करना होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो डिजिटल फाइनेंस है, जो ब्लॉकचेन है, इसके ज़रिए से इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन में एक बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए जिस तरह जिस तरह सऊदी गवर्नमेंट की मैंने आपको मिसाल दी, इस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी अपने अहदाफ मुतय्यन करने होंगे। जैसे कभी हमने देखा इस्लामिक फ़ाइनेंस की बात हुई कि इस्लामिक फ़ाइनेंस के हवाले से ये भी हमने देखने में आया कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक ये डिसीजन दिया है कि अगले 5 सालों के अंदर जो है इस जो सिस्टम को जो है वो इस्लामाइज़ होना चाहिए फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो हमें डिजिटल के भी इस किस्म के टारगेट्स रखने होंगे कि हमें अगले चंद सालों के अंदर अपनी 70-80% इकॉनमी को डिजिटल इकॉनमी की तरफ लेके जाना होगा, जिसमें हर जगह आपकी पेमेंट्स पीओस के थ्रू। जब डिजिटल इकॉनमी की तरफ हम जाएंगे तो इस सारे मसाइल जो दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के हैं और दीगर हैं, इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन के हैं, टैक्स कलेक्शन के हैं, वो ऑटोमेटिकली हल होंगे। और फाइनली मैं चाहूँगा कि अगर आप हमें ये बता सकें कि पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्द गिरोह हैं या शिद्दत पसंद गिरोह हैं, उनको किस तरीके से रोका जा सकता है कि ये डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल ना कर पाएँ? क्योंकि ये एक एक मामला ऐसा है कि जिसके हवाले से लोग तशवीश का शिकार हैं। तो क्या मेजर्स ऐसे हैं जो कि हुकूमत को लेने चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, शिद्दत पसंदों को कैसे रोका जा सकता है, इसका सिर्फ एक ही हल है कि हमने अपनी इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी, फ़ंड फ्लोज़ की डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी और कानून को इस तरीके से बनाना होगा। हमारी एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम कानून करते हैं तो हम समटाइम्स ओवर लेजिस्लेशन कर देते हैं। कानून को इतना मुश्किल बना देते हैं कि कोई कानून के एम्बिट में आना जो है लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। या हम कानून को इतना रिलैक्स बना देते हैं कि उसका इस्तेमाल गलत होने लगता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है इसको बैलेंस को रखा जाए कि लोग कानूनी सिस्टम के एम्बिट में आ सकें। जैसे कि हमारे यहाँ डोनेशन का सिस्टम है, बहुत सारी मैं अच्छी एनजीओज़ को भी देखता हूँ कि वो अपना जो काम करना चाहती हैं, उनके लिए इतनी सारी रजिस्ट्रेशंस हैं, इतनी मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं जहाँ पे जाके उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है कि वो परेशान हो जाते हैं, वो तंग हो जाते हैं। हमारे पास एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो कि तमाम तर हमारे चैरिटीज़ को देखे। पाकिस्तान में देखें, अगर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान में तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1000 से लेकर और 2000 अरब तक की चैरिटी होती है सालाना। क्योंकि इतना निकल जो कि हमारी तकरीबन जो जीडीपी है उसका 1 to 1.1% बनता है। तो ऐसी सूरत हाल में इतना बड़ा हमारा जो फ़ंड फ्लो है, जो अनफॉर्मल सेक्टर में, अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में हो रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए हमें जो है इक़दाम करने होंगे और उसमें हमारा जो शिद्दत पसंदी वाला मामला है उसको कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलेगी। और आई थिंक कि ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है, ये बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि इनके पास जो ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी सिस्टम है, उसके ज़रिए से हमारा जो पूरा चैरिटी का सिस्टम है, फ़ंड फ्लोज का सिस्टम है, उसको डॉक्यूमेंट करने में, उसको डिजिटाइज़ करने में बहुत आसानी मिल सकती है। मेरे ख्याल से हमारा एक विज़न ये होना चाहिए कि हमारी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लेजिस्लेशन के साथ साथ हमारी इकॉनमी की जो डिजिटाइजेशन है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अहदाफ मुकर्रर करने होंगे कि आज से 5 या 10 सालों के अंदर हमारी इकॉनमी का 70 to 80% जो है वो डिजिटल फाइनेंस पे और कैशलेस इकॉनमी हो जाए। और इसी तरह हमारा जो चैरिटी का पूरा सिस्टम है उसको भी हमने ये करना होगा कि हमारे पूरे चैरिटी सिस्टम को हमने वो डिजिटाइज़ करना होगा, ताकि हमारा जितना फ़ंड फ्लो चैरिटी का है उस जो, जैसे कि मैंने कहा कि एनीवे बिटवीन 1000 to 2000 बिलियन है, तो उसको भी जो है हम अगर रेगुलेट कर लेंगे, उसको हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हमारा शिद्दत पसंदी का मामला है वो भी हल हो जाएगा और हमारी इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि हमें बता रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी की जो काउंसिल है उसके बनने का क्या फ़ायदा होगा और फिर जो टेरर फाइनेंसिंग है उसकी, अगर क्रिप्टो करेंसी की उसमें यूटिलाइजेशन हो रही है तो उसे कैसे रोका जा सकता है।